मैं गाँव से वापस आया तो मुझे पता चला मेरे मालिक फ़ौत हो गए। मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं वापस जाने लगा तो मालकिन बोली कि मैं बेवा हो गई हूँ, तो क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझे तरस आया तो मैंने अपनी नौकरी दोबारा से शुरू कर दी। लेकिन रोज़ मालिक मेरे सपने में आते और कहते कि मेरे कमरे में जाओ। मैं परेशान हो जाता, भला मालकिन के कमरे में मैं कैसे जा सकता था? एक रात मजबूर होकर जो ही मालिक के कमरे में कदम रखा तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं आज अपने मालिक के सामने खड़ा उनसे छुट्टी की दरख्वास्त कर रहा था। मैं बोला, साहब जी, बस एक हफ्ते की ही तो बात है, आप मुझे मेरे गाँव जाने की इजाज़त दे दें। मेरी बीवी की डिलीवरी इसी हफ्ते होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अपनी बीवी के साथ रहूँ। मालिक किसी वहम का शिकार हो गया था, वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कहने लगा, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, ये बताओ मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मैं बहुत परेशान हुआ और बोला, मालिक कैसा नुकसान, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मालिक ने अपने आस पास में नजरें दौड़ाई तो कहने लगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर तुम्हें वो राज मालूम हो जाएगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कितने खास हो। मैं बोला, ऐसी भी क्या बात है? मालिक कहने लगा, तुम अपने बच्चे की डिलीवरी से फ्री हो जाओ, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह से कोई बात नहीं की थी। मुझे तो मालिक की बात जानने की चाहत बढ़ गई थी। मैं बोला, मालिक इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपने गाँव चला तो जाऊंगा, मगर आपकी बातें सोच सोच कर उलझा रहूंगा। अगर आप मुझे जाने से पहले सारी बात बता दें। मालिक बोला, असद मुझे खुद कुछ बातों की जांच पड़ताल करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊंगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम बहुत जल्दी लौट आओगे। मैंने मालिक से वादा कर लिया और अपने कमरे में आकर अपना थोड़ा सा सामान पैक करने लगा था, मगर अभी तक मेरा दिमाग मालिक की बातों में उलझा हुआ था। न जाने वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। मैंने अपने दिमाग की सोचों के घोड़ों को बहुत दुराया, मगर मुझे कोई भी कोना नजर नहीं आया। मैंने खुद को एक मामूली सा ड्राइवर पाया था। इसके अलावा मालिक की जिंदगी में मेरा कोई भी ऐसा किरदार नहीं था। मैंने अपना सर झटक दिया और बोला कि मुझे इन बड़े लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे तो फिलहाल अपने होने वाले बच्चे और बीवी के लिए सोचना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ पर पूरे महीने की सैलरी रख दी थी। अल्ट्रासाउंड से पहले ही मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश होने वाली है, इसलिए मैं मार्केट से जाकर अपने बेटे के लिए कपड़े ले आया था। अब मैं जल्द अज जल्द अपने गाँव जाना चाहता था। मैं शाम की बस में बैठा और सुबह तक अपने गाँव पहुँच गया था। मेरी बीवी मुझे देखकर खुशी के मारे नढाल हो रही थी। कहने लगी, ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं मुस्कुरा दी और बोला, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माँ बाप भी बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे। मैंने जब बच्चे की शॉपिंग अपने बेबी को दिखाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, असद हमारा बेटा बहुत खुशकिस्मत होगा जिसे आप जैसा बाप मिलेगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच रखा था, अब्दुल्ला नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था। खैर, मेरी छुट्टी का आज दूसरा दिन था तब मेरी बीवी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल लेकर गए जहाँ मेरे बच्चे की पैदाइश हुई थी। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब खुश थे। 2 दिन तक तो मैं अपने बेटे में ऐसा खोया रहा कि मुझे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। खैर, फिर मेरे दिमाग में मेरे मालिक की बातें घूमने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो पूरा हो गया है, क्यों ना मैं अब वापस चला जाऊं। हो सकता है मालिक ने मेरे साथ कोई बहुत जरूरी बात करनी हो। बस ये सोचकर मैंने वापसी का प्रोग्राम बना लिया था। मेरी बीवी मेरे इस तरह जल्दी वापसी पर बहुत गुस्सा हो गई थी, मगर फिर मैंने उसको समझाया, तुम उदास मत हो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मेरी बीवी का दिल बहुत घबरा रहा था, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुंचा तो मुझे अजीब सा उदास सा माहौल महसूस हुआ था। मेरा दिल बहुत घबरा गया था। मैं सोचा कि शायद मैं अपने बेटे को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर के अंदर गया तो चौकीदार कहने लगा, असल तो अच्छा बंदा है, इस घर के मालिक का इंतकाल हो गया है, मगर तो वापस ही नहीं लौटा, तो न जाने किस दुनिया में खो गया था। मैंने बड़ी हैरानगी से चौकीदार की तरफ देखा, क्योंकि मुझे इसकी बातों पर यकीन ही नहीं आया था। न जाने वैसा क्यों कह रहा था। मैंने कहा, तुम अपने होशावास में तो हो ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चौकीदार कहने लगा, अब तुम ये मत कहना कि तुम इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मालिक की मौत पर हमारी आंखें आंसू से भीग गई थी। वो कितने अच्छे इंसान थे, वो अपने नौकरों का कितना ख्याल रखा करते थे। सच कहूँ तो उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। मैं बोला, कब हुई मालिक की मौत? चौकीदार कहने लगा, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन वो बहुत परेशान से लग रहे थे, सारा दिन यहाँ वहाँ टहलते रहे थे। फिर मेरे पास आए और कहने लगे कि असल की कोई खबर है। मैंने ना में सर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा मैं उससे फोन
फोन करके पूछता हूँ वो कहाँ रह गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। मैं बोला मालिक उससे गए हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फोन कर रहे थे मगर तुमने नहीं उठाया तो वो थोड़े परेशान से हो गए थे। मैं चौकीदार की बातें सुनकर हैरान रह गया। आखिर अचानक ही मालिक की जिंदगी में मेरी इस तरह इतनी जरूरत कैसे पड़ गई थी, वो मेरे वापस आने के लिए बेचैन क्यों हो गए थे। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि सच में मेरे नंबर पर 3 बार मालिक की कॉल भी आई हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ये पुरानी कॉल हो गई, इसलिए मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं चौकीदार से बोला तुम्हें पता है क्या मालिक मुझे क्या कहना चाहते थे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो हंस दिया और बोला तुम्हें तो पता है असद, हम नौकर लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक के इंतकाल के बाद मुझे भी ख्याल आया था कि काश मैं उस दिन मालिक से पूछ ही लेता आखिर वो मुझसे क्या जानना चाहते थे। हम दोनों भी गेट पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि एक नौकरानी आ गई थी और कहने लगी असद तुम्हें मालकिन बुला रही है। मैंने सर हिला दिया और नौकरानी के पीछे पीछे चल दिया था। उन्होंने खुद को अच्छी तरह से छुपा रखा था। मुझे देखकर कहने लगी असद तुम अपने मालिक के कुल पर भी नहीं आए। मैं बोला मालकिन मुझे उनकी मौत की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, अभी मुझे गेट पर ही चौकीदार ने बताया तो मेरा दिल कट कर रह गया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं था। मालकिन कहने लगी तुम्हारी बीवी की डिलीवरी हो गई है क्या। मैं बोला जी मालकिन, खुदा ने मुझे बेटे से नवाजा है। वो कहने लगी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अगर तुम्हें एक हफ्ते की और छुट्टी चाहिए तो मैं और देने के लिए तैयार हूँ। मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान हुआ था क्योंकि उनके घर में मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि मैं मालिक को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। अब जब वही नहीं रहे तो उसका मतलब था कि मेरी जॉब भी खत्म हो चुकी थी। मैं बोला मालकिन मेरा अब तो यहाँ कोई काम ही नहीं रहा, मैं वापस अपने गाँव चला जाऊंगा और वहीं पर कोई काम ढूंढ लूंगा। मालकिन जल्दी से बोली ये तुम क्या कह रहे हो असद, क्या तुम मालिक के इंतकाल के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे क्या। तुम्हारा काम बस उन तक ही था असद, बाकी किसी नौकर ने भी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की है, तो फिर तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। मैं बोला मालकिन मेरा काम तो बस मालिक तक का ही था, अब मालिक ही नहीं रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। मालकिन कहने लगी अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम ये काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने इरादा किया कि अब जब तक मालकिन को मेरी जरूरत है मैं तब तक यहाँ रहूंगा। इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया और बाहर निकल गया था। हम सभी नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर भी बनाए हुए थे। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था, मेरा दिल हर चीज से भर गया था। मौत एक बहुत ही खौफनाक चीज होती है, कोई ऐसा इंसान जो हमारे सामने ही होता है, चल फिर रहा होता है और फिर एक ऐसा भी वक्त आता है कि उस इंसान का कोई नामो निशान नहीं रहता, बस उसकी ऐसी यादें रह जाती हैं। मुझे मालिक की मौत का बहुत सदमा लगा था क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं इनके साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा था। मालिक ने हमें सैलरी देने के मामले में भी मेरे साथ कोई भी तंगी नहीं की थी, हमेशा नौकरों का बहुत ख्याल रखते थे, कभी गुस्से में भी हमसे कोई बात नहीं की थी। अगर मैं ये कहूँ कि मालिक ने मुझे कभी कोई खास बात नहीं की थी तो ये ज्यादा अच्छा होगा। वो हर रोज मुझे बस इतना कहते थे असद गाड़ी निकालो, असद मेरा इंतजार करो, असद गाड़ी रोको, वगैरह वगैरह। बस हमारा इतना सही रिश्ता था। मुझे मालिक की कई बातें याद आ रही थी जो उन्होंने अपनी वफात से कुछ दिन पहले कही थी। न जाने वो मुझसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे, न जाने वो मुझसे कैसे बात करने वाले थे। मैं इन सारी बातों में उलझता ही जा रहा था। अब इसके बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था और ना ही कोई जवाब मेरे हाथ में था। रात हुई तो नुकरानी मेरा खाना लेकर कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर बोली असद मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं इनकी बात सुनकर चौंक गया था। मैं बोला तुम्हें कैसे मालूम हुआ। वो बोली मरने के एक दिन पहले ही वो मुझसे कह रहे थे कि असद कब तक वापस आएगा। मैं बोली कि मुझे तो उसके बारे में नहीं पता। फिर वो कहने लगे तुम्हारे ख्याल में असद कैसा आदमी है। मैं बोली कि वो अच्छा है, मैंने आज तक उसमें कोई इस तरह की बुराई नहीं देखी है। वो अपने काम से काम रखता है, किसी से गलत बात नहीं करता। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर वो मेरे कमरे से बाहर जाने लगी। मैं बोला तुम कुछ और जानती हो, वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे। उसने नाम इस सर हिला दिया और खाना रख कर चली गई थी। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया था। बहुत जल्द ही मैं गहरी नींद में डूब गया। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आया था। वो कहने लगा सर जल्दी से उठो, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था, मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। मालिक का यूं मेरे सपने में आना मुझे हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी से 2 गिलास पानी के पिए और उठकर अपने कमरे में टहलने लगा और सोचने लगा कि मेरे सपने में मालिक क्यों आया था। उसने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया था। शायद इनके कमरे में कुछ ऐसा है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती, मगर मैं मजबूर था, मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर मालकिन थी। मालकिन
के गम में अपने कमरे में बैठी थी और मैं बड़ी बेचैनी से अपने सपने के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने सर झटक दिया और सोचा कि शायद मैंने दिन भर सब लोगों के मुंह से मालिक की बातें सुनी हैं, इसलिए मैंने उनको सपने में देख लिया है। इस सपने का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सोचते ही रात गुजर गई थी। सुबह का सवेरा फैल चुका था। मैंने जल्दी से अपनी बीवी का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा था। वो मेरी आवाज सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारा बेटा रात भर रोता है, मुझसे नहीं संभाला जाता, आप ही आकर अपने बेटे को संभालो। मैं बोला, क्या हो गया सादिया, तुम तो इतनी कमजोर दिल की मालिक नहीं थी, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। फिर मैंने उसे अपने मालिक की मौत के बारे में भी बताया था। वो बहुत उदास हो गई थी। कहने लगी, असद उनका अचानक से इंतकाल कैसे हो गया? मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ भी खबर नहीं है, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर वापस आने लगा था तब मालिक ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ कोई जरूरी बात करना चाहता है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है सादिया, जिंदगी ने उन्हें इतनी सी मोहलत नहीं दी कि वो दिल की बात मुझसे कर सकते। फिर मैंने उससे अपने सपने के बारे में बताया तो वो चौंक गई थी। कहने लगी, असद मुर्दे यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते। यकीनन वो आपसे कुछ कहना चाहते होंगे। जब आप नींद से जागे तो आपको चाहिए था कि आप जल्दी से अपने मालिक के कमरे में जाते। मैं बोला, सादिया तुम कैसी बातें कर रही हो? आधी रात का वक्त था तब मालकिन अपने कमरे में ही थी। वो अपने शौहर के गम में वहां बैठी रहती है। मैं जवान हूँ और नौकर भी हूँ, तो ऐसे में मालकिन के कमरे में जाना अच्छा नहीं है। सादिया बोली, असद आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दो, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। मैं बोला, हाँ अब ऐसे ही कुछ करना होगा। फिर मैं अपने बेटे के बारे में पूछने लगा था। इतनी देर में नुकरानी मेरे पास आई और बोली, मैम साहब का हुक्म है कि गाड़ी निकालो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी कॉल बंद करके अपने कमरे से बाहर गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वो कहने लगी, ऑफिस की तरफ मुझे ले चलो। मैंने गाड़ी ऑफिस के रास्ते में मोड़ ली थी तो मालकिन कहने लग गया, सर तुम कितने पढ़े लिखे हो? ये एक ऐसा सवाल था जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैं बोला, मालकिन मैं FA पास हूँ। तब मालकिन बोली, असद तुम्हारे मालिक मरने से पहले अजीब सी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे अगर कुछ हो गया तुम असद पर भरोसा कर लेना, एक अच्छा लड़का और शरीफ लड़का है, इसकी पढ़ाई लिखाई कम है मगर ऑफिस के मामले में तुम इससे मदद ले लेना, तुम्हें परेशान नहीं होने देगा। सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस वगैरह की समझ बूझ नहीं है, तुम बताओ कैसे ये सब संभालूंगी? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें अपनी मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मालकिन मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ और बिजनेस वगैरह के मामले में भी जीरो हूँ, मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? मालकिन बोली, देखो सर तुम्हारे मालिक की वसीयत है, तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर बैठ जाया करोगे, हर काम पर नजर रखोगे, बाकी के बिजनेस के मामले तो मैनेजर ही देख लेगा। मैंने अभी अपने शौहर का 40वां करना है, उसके बाद ही मैं कोई काम देखूंगी मुझे आगे क्या करना है। और फिर तुम सोच भी नहीं सकते, मालिक की कुर्सी पर बैठने से ही तुम्हारी तनख्वाह लाखों रुपए में ही हो जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर ये दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई है। मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ था। अब मालकिन मुझसे इस तरह उम्मीद लगा रही थी तो मैं इन्हें मना नहीं कर पाया था। वो मेरे साथ ऑफिस गई थी और उन्होंने सबको समझा दिया था कि आज से सद इस ऑफिस का सर है, तुम सब पर यह नोटिस जारी है कि इसकी हर बात मानो। मालकिन की बात सुनकर सारे वर्कर मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और फिर खड़े खड़े ही मेरी हैसियत बदल गई थी। मैं एक मामूली से ड्राइवर से एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि मैं वहां सिर्फ उनकी देखभाल के लिए था, मगर फिर भी सारे वर्कर मेरे सामने झुकते चले गए थे। अब मैं हर रोज ऑफिस आने लगा था। मेरे कहे फैसले पर ही सारे वर्कर काम किया करते थे। सब मेरे आगे पीछे डरते थे। हर वर्कर्स का काम मेरे सामने लाया जाता था। किसी को छुट्टी चाहिए होती तो मुझे आकर दरख्वास्त करते थे। ये जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह से बदल जाएंगे। मैंने जल्दी अपनी तरक्की के बारे में अपनी बीवी को बताया तो वो तो फूले नहीं समा रही थी। वो बहुत खुश थी और मुझसे जिद करने लगी थी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज्यादा हो गई है, मुझे अपने पास शहर बुला लो। मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, मगर मैं अभी एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलवा लूंगा। मेरी बीवी बोली, असद ऐसी भी क्या बात है, आपने तो मुझे फिक्र में डाल दिया। मैं बोला, घबराने की जरूरत नहीं, ऑफिस का काम है, एक बार हल हो जाएगा, तुम्हें बता दूंगा। मैंने सादिया को तो झूठ बोलकर समझा दिया था मगर खुद को तसल्ली देने में नाकाम रहा था। मेरा सबसे बड़ा मसला मेरा सपना था। मुझे हर रात सपने में मालिक नजर आता था। वो मुझे कहता था कि मेरे कमरे में जाओ, मगर मैं कैसे जा सकता था? भला ये तो बहुत गिरी हुई बात थी कि मैं अपनी बेवा मालकिन के कमरे में आधी रात को छापा मारने चला जाता। फिर मुझे इस बात का भी डर कि कहीं मालकिन मुझसे गुस्सा ना हो, मुझसे मेरी हैसियत ही ना छीन ले। इस तरह तो मेरी लाखों की तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैं हर रात अपने उस सपने को
रोता रहा। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ आ गई थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि मालकिन का फोन आ गया था। वो कहने लगी, असद घर आ जाओ, मैंने तुम्हें एक चीज दिखानी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मालकिन मुझे इतनी इमरजेंसी में घर बुलवा रही है। मैं जल्दी से उठा और गाड़ी में जाकर बैठ गया था। घर पहुंचा तो मालकिन हॉल में बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैं बोला, मालकिन क्या हो गया, आप इस तरह क्यों रो रही हो? मालकिन ने मेरे सामने कागज रख दिया था। वो कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे वहां से ये खत मिला है। ये तुम्हारे नाम ही है, असद ही मेरे शौहर ने लिखा था। मैंने थर थर कांपते हुए हाथों से वो खत पकड़ लिया था। वो कहने लगी, असद इस खत को पढ़ो और मुझे भी बताओ मेरा शौहर तुमसे ऐसा भी क्या कहना चाहता था जो उसने खत का सहारा लिया। मैंने जल्दी से खत के ऊपर से टेप उतार दी थी। मैंने खत पढ़ा तो दंग रह गया था। उसमें मालिक ने लिखा था कि असद, मैं चाहता हूँ कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारे यहाँ बहुत ही जल्द बच्चा होने वाला है, मगर मैं फिर भी तुमसे एक फरियाद करना चाहता हूँ। असद, तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत छानबीन करवाई तो तुमसे किसी तरह की कोई बुराई नहीं निकली। असद, तुम्हें पता नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे एक बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे पीछे इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। मेरी बीवी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे एक फरियाद है कि तुम मेरी बीवी का अकेला मत छोड़ना, तुम इससे शादी कर लेना, तुम इसका सहारा बन जाओ। मैं उसकी तरफ से किसी और आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो बहुत मासूम है, लोगों के हाथों से बहुत जल्द धोखा खा लेती है। खुदा तुम पर अपना करम बनाए रखे। मैं ये खत पढ़कर दंग रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या। मालकिन मेरी तरफ इंतजार की निगाहों से देख रही थी। वो बोली, असद क्या लिखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मालकिन मेरी तरफ इंतजार की निगाहों से देख रही थी। वो बोली, असद क्या लिखा है खत में? मुझे बताओ, मैं बहुत बेचैन हूँ। अब अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से ये सब कहता तो शायद वो मुझ पर यकीन नहीं करती। इसलिए मैंने ये खत उनकी तरफ बढ़ा दिया था और वहां से चला गया था। कमरे से बाहर आया मैं सोचने लगा था कि शायद मालकिन मुझसे यही सब कहना चाहते थे। शायद वो मेरे सपने में भी इसलिए आया करते थे। अब बात ये थी कि क्या मुझे अपने मालिक की वसीयत को मानना चाहिए या नहीं। मैं अपनी बीवी को कैसे धोखा दे सकता था, लेकिन अगर मैं यही शादी कर लेता तो मेरी बीवी और बेटे की जिंदगी बन जाती। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ मालकिन इस खत के बारे में क्या कहती है। मैं इनके जवाब को सुनकर ही कोई फैसला करूंगा। रात हुई तो नुकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने बुलाया है। मैं हॉल में आया तो वो वहीं पर बैठी हुई थी। वो कहने लगी, असद तुमने अपने मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है? फिर मैं नजर झुकाकर खड़ा था। मैं बोला, मालकिन मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। तब मालकिन बोली, असद मैं भी अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आदमी को नहीं ला सकती। मैंने अपने शौहर से बहुत टूट कर मोहब्बत की थी, मगर अब मैं मजबूर हूँ। तो बताओ मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊंगी मगर अपने शौहर की वसीयत हर हाल में पूरा करूंगी। मैं इस रिश्ते पर राजी हूँ, तो मुझे बताओ राजी हो या नहीं। मैं मालकिन की तरफ देखने लगा था। आज उसने अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाया था। वो बहुत ही हसीन औरत थी, उम्र में भी मेरे जितनी होगी। मैं बोला, मालकिन सोच कर बताऊंगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे मिल चुका था। सारा सच मेरे सामने था। वो मेरे सपने में नहीं आएगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली ही रही। रात को पिछले पहर फिर से मालिक मेरे सपने में आया और कहने लगा, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपनी नींद से जाग बैठा और सोचा कि अब खत मुझे मिल क्या है, अब कमरे में जाने का क्या तुक बनता है। मैं इसी ख्याल का जवाब पाने के लिए हिम्मत कर बैठा था। मैं अचानक उठा और मालकिन के कमरे में बिना लॉक किए घुस गया था। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां तो मालकिन की नजर मुझ पर तो वो थर थर कांपने लगी थी। जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, असल मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस रात को रात सी रहने दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। सारी जायदाद में तुम्हारे नाम लगा दूंगी। हम ऐश भरी जिंदगी गुजारेंगे। तुमने बस आज जो यहाँ देखा है समझो कभी नहीं देखा था। तुम नजर अंदाज करो, आंखें फेर लो। मैं बोला, मालकिन ये सब क्या है? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। वो बोली, असद मैं करोड़पति बाप की अकलौती औलाद थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक वर्कर से कर दी थी। ये सारा रुपया पैसा तुम्हारे मालिक का नहीं बल्कि मेरा है। मुझे भी इस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए शादी कर ली। मैं और काशिफ एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। काशिफ हर तरह से एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी, मगर फिर काशिफ ने तुम्हें अपनी ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर मैं हर बार अपना सर झटक दिया करती थी, अपने ख्यालों को रद्द कर देती थी। मैंने बहुत साल खुद पर काबू किया था, मगर अब ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने काशिफ को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मगर उसने न जाने इस सब के बारे में कैसे पता कर लिया। वो तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद काशिफ के खाने
खाने में ऐसी दवा मिलाना शुरू कर दी जिससे उसका जिस्म बेजान होकर रह गया था। तुम जानते हो कि पैसे से इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था और काशिफ की मौत का ढोंग रचाया था। उस वक्त काशिफ को मैंने दवाइयों के जरिए बेहोश कर रखा था। सबने उसकी लाश को देखा था मगर मैंने उसको दफन नहीं होने दिया था क्योंकि ऐन मौके पर मुझे मालूम था कि मेरी सारी जायदाद काशिफ के नाम है। उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने की सूरत में ये सारी जायदाद यतीमों को दी जाए। मैं ऐसा कभी होने नहीं देना चाहती थी। मुझे अपनी दौलत भी चाहिए थी। मैं मालकिन की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। सामने मालिक को देखकर मैं बहुत परेशान भी हो गया। मालकिन ने मालिक से कहा कि मेरी जायदाद वापस करो, मेरे नाम कर दो और फिर मैं खुद ही वसीयत बदल दूंगी। मगर ये मानते ही नहीं। तुम मुझे बताओ रात के इस पहर मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? मैं बोला मालकिन मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ हर रात मालिक मेरे सपने में आता है और मुझे कहते हैं मेरे कमरे में आ जाओ, आज इसलिए यहाँ आ गया हूँ। मालकिन बोली तुम्हारा क्या फैसला है? मैं बोला मालिक को आप मुझे दे दो, फिर मैं आपसे शादी कर लूंगा। मैंने सोचा था कि कैसा आदमी जिसकी मदद खुद खुदा करना चाहता है, जिसके बारे में मुझे हर रात सपने में इशारा किया जाता है, तो मैं उसको यूं ही तड़पता नहीं छोड़ सकता। मालकिन ने मालिक को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और कुछ ही दिनों में मालिक की सेहत अच्छी भली हो गई थी। वो पहले से काफी सेहतमंद हो गया था। मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि मैंने उसकी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव आने लगा था तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर 15 लाख रुपए दिए जो मैंने लेने से मना कर दिया था, मगर उन्होंने जब जबरदस्ती की तो मुझे लेना ही पड़ा। मालिक ने सारी अपनी जायदाद मालकिन के नाम कर दी थी और उसे तलाक देकर उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चला गया था। अब मालकिन अकेले ही रहती है। ऐसी औरत गैर आदमी की खातिर अपने शौहर के साथ ये सब कर सकती है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं आज भी परेशान होकर ये बातें सोचता हूँ। न जाने मालिक की ऐसी कौन सी अच्छाइयां थी उसके काम आ गई थी जो खुदा ने उसकी मदद की थी। फिर मैं सोचता हूँ कि मरने वाले से अच्छा बचाने वाले की जात बड़ी है। खुदा यूं ही लोगों को अपनी जात के करिश्मे दिखाता है ताकि इंसान समझ जाए कि खुदा हमारे बहुत ही ज्यादा करीब है। नाज़रीन, यदि हमारी आज की कहानी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।